रिश्ते का भविष्य क्या होगा। अक्सर नौजवान लोग इस बारे में बड़े चिंतित रहते हैं। नए नए रिश्ते में जब आते हैं तो सब कुछ अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, पर कभी कभी तनाव भी आ जाता है, बीच बीच में झगड़ा भी हो जाता है। जब तनाव आता है, झगड़ा होता है, तो आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि ये जो मेरा रिश्ता है, जो अभी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका आखिर भविष्य क्या होगा। आइए इस टॉपिक को हम एंड तक समझने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखिए, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के एंड में आपको कोई रेमेडी भी सजेस्ट करूं। ज्योतिष हम बताते भी हैं, ज्योतिष हम सिखाते भी हैं, पर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हो और अभी तक कंफ्यूज हो, तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, क्योंकि फरवरी 2026 में आ रहा है हमारा नया कोर्स। आइए समझते हैं रिश्ते के बारे में। हम हमारे जीवन में 4 आयाम हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। काम त्रिकोण जो बनता है, ये तो आप सभी पुराने वीडियो से समझ गए होंगे। जो धर्म त्रिकोण होता है वो जन्म पत्रिका में 1, 5 और 9 भाव होते हैं। इसे धर्म त्रिकोण कहते हैं। कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण है। काम त्रिकोण तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। अब ये समझ लो, इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं, हम रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। चलो मोक्ष त्रिकोण की भी मैं बात कर ही दूं। 4, 8, 12, ये मोक्ष त्रिकोण है। अब हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो काम त्रिकोण करना है, यानी कि कामना पूर्ति, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें। हम जो रिश्ता कायम करते हैं उससे हमें कई प्रकार की उम्मीदें होती हैं, और जब हमारी उम्मीदें सही तरह से कार्य नहीं कर रही होती तो फिर दुख, पीड़ा, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। और हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमारा ये रिश्ते का भविष्य क्या होगा। जब हम रिश्ते के भविष्य की बात करते हैं, तीसरा भाव जो होता है ये काम भाव का पहला भाव है, काम त्रिकोण का। और जो ये सप्तम भाव है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं जो 7th हाउस है वो हमारे विवाह का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारी डे टू डे इनकम का होता है। और 11वां भाव जो है वो हमारा लाभ भाव है, यानी कि हमें क्या लाभ हुआ। और सब एक दूसरे से अपने से 5वां है। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। अब हमें यहां मुख्य रूप से सप्तम भाव को देखना है। ये चीज समझ गए? आइए इसको आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अब जब सप्तम भाव है जो कि रिलेशनशिप का अपने आप में एक बड़ा भाव माना जाता है, मुख्य भाव माना जाता है, तो एक सूत्र आता है भाव, भावेश और कारक। वैसे
भाव भावेश कारक पर हमारे कई वीडियो हैं जो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख करके भाव भावेश कारक के सूत्र को आप समझ सकते हो। यही सूत्र आपको कुंडली में लगाना है, यहीं से ये चीज समझ में आएगी। भाव यानी कि 7th हाउस, आपको क्या देखना है? सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है। दूसरा, सप्तम भाव को कौन सा ग्रह देखता है, कौन सा ग्रह देखता है। तीसरा है, आपने देखना है क्या सप्तम भाव पाप कर्त्री में है। पाप कर्त्री का मतलब होता है सप्तम भाव के 6ठे भाव में और 8वें भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा है, 6ठे में और 8वें में कोई भी अगर पाप ग्रह बैठा है, जैसे सपोज करो यहाँ पर मंगल बैठा है, 8वें में राहु बैठ गया, तो हम कहेंगे सप्तम भाव दो पाप ग्रहों से के बीच में आ गया, इसे ही पाप कर्त्री कहते हैं। तो भाव देखने का तरीका क्या हुआ? 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम भाव को कौन सा ग्रह देखता है, क्या सप्तम भाव पाप कर्त्री में है। ये 3 पॉइंट देखने हैं। अगर सप्तम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो वह भाव के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नियम है सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। तो ये पॉइंट समझ लिया आपने, कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो वो अच्छा नहीं है। सप्तम भाव को कौन सा ग्रह देखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अगर शुभ ग्रह सप्तम भाव को देखते हैं, जैसे गुरु ग्रह बड़ा शुभ ग्रह है, पहले भाव में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से देखेगा। गुरु तीसरे में बैठेगा तो पंचम दृष्टि से देखेगा। अगर गुरु 11वें में बैठेगा तो नवम दृष्टि से सप्तम को देखेगा। तो गुरु की दृष्टि अगर सप्तम पर आती है तो गुरु काफी हद तक सप्तम के दोष को दूर करने का प्रयास करता है। ये ध्यान रखना, मैंने बोला है प्रयास करता है, ये नहीं बिल्कुल खत्म कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शुक्र ग्रह, अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो बड़ा उत्तम है। शुभ चंद्रमा, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमा ऐसा जो शुभ हो, बली हो, अगर वो दृष्टि दे रहा है तो भी अच्छा माना जाता है। बुध जैसा ग्रह बलवान होकर के अगर दृष्टि देता है वो भी अच्छा माना जाता है। अगर शुभ ग्रह सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं तो अच्छा है। पर अशुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर इन ग्रहों का दृष्टि सप्तम भाव पर आए तो 7th हाउस कमजोर पड़ जाता है या उसमें प्रॉब्लम आती है। तो रिश्ते का भविष्य क्या होगा? अगर सप्तम भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं
क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रह सप्तम भाव में बैठेंगे वो रिश्ते को कमज़ोर करने का काम करेंगे या जीवन साथी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का काम करेंगे। दो में से एक काम। कभी कभी पति पत्नी के विचार तो मिल रहे होते हैं पर जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उसके कारण भी कभी कभी मैरिज लाइफ का सुख जो होना चाहिए वो नहीं मिलता, या जो रिलेशनशिप का सुख है वो नहीं मिलता। तो ये हमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी ग्रह बैठेगा और एक से ज़्यादा ग्रह बैठेंगे उतना ही डेंट सप्तम भाव को लगेगा। अगर अशुभ ग्रह है उसको देख लेंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये समस्या रिपीटेडली आएगी, बार बार रिपीट होगा। जैसे सपोज करो राहु यहाँ बैठा है तीसरे भाव में। तीसरे भाव का राहु वैसे तो बड़ा अच्छा माना जाता है, पर राहु का पंचम अपने से पंचम में जो इफेक्ट होता है वो गड़बड़ कर देता है। राहु का प्रभाव किसी भी कारण से अगर सप्तम पर आ जाए तो ये थर्ड पार्टी के कारण पति पत्नी के बीच में विवाद को पैदा कर सकता है, ये ध्यान में रखना। तो कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि उनको रिलेशनशिप को खराब कर सकती है, और पापकर्त्री का होना ये भी रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। ये तो था भाव। अब हम करते हैं भावेश की बात। पहला हमने भाव देखा, अब हम बात करेंगे भावेश की। भावेश का मतलब भाव का स्वामी। यहां सेवंथ हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब जो शुक्र है वो देखना है कि सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां है। और जब हम सेवंथ लॉर्ड प्लेसमेंट देखेंगे तो ये केवल ये नहीं देखना कि ये किस भाव में बैठा है, बल्कि हमें ये देखना है कि अपने से ये कहां गया। सपोज करो शुक्र ग्रह मान लो यहां आ गया छठे भाव में, तो इसको कैसे देखेंगे। सप्तम भाव का स्वामी कहां गया, छठे में, पर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कहेंगे सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वां गया, और 12वां क्या है, हमारा लॉस हाउस। तो भाई ये समस्या वाली बात हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। सप्तम का लॉर्ड अष्टम में आ गया, ये सप्तम का मारक भाव है, अच्छी बात नहीं। पर सेम चीज यही सप्तम का लॉर्ड अगर चौथे भाव में आ जाए तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से दसम में गया। 10th हाउस ऑफ सक्सेस, रिलेशनशिप में सफलता दिखाता है। भगवान राम की कुंडली में भी ऐसा ही योग था। खैर ये अपने से 10वां गया। तो जब भी हम ये देखें सेवंथ लॉर्ड प्लेसमेंट तो इस तरह से देखना है। अब फिर क्या देखेंगे, सेवंथ लॉर्ड के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। कौन सा ग्रह बैठा है, यानी कि जैसे सेवंथ लॉर्ड शुक्र यहां पे चौथे मिले, अब मान लो यहां पे राहु बैठ जाए, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इतनी अच्छी पोजीशन पर जाने के बाद भी साथ बैठने वाला ग्रह उस चीज को डैमेज कर सकता है।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th लॉर्ड के साथ कौन सा ग्रह बैठा है? 7th लॉर्ड कहीं पाप कर्त्री में तो नहीं, पाप कर्त्री में तो नहीं बैठा। यानी कि यहां पर तीसरे भाव में और 5वें भाव में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठा। अगर बैठा है तो वह भी सप्तम के लॉर्ड को खराब कर सकता है। समझ में आ गई बात? ये 3 पॉइंट, हर जगह 3-3 पॉइंट देखेंगे हम और हमें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आपका भाव अच्छा है तो निश्चित रूप से जो भाव का प्रॉमिस है कि एक गुड रिलेशन देना, वो आपको देगा, ताकत से देगा, टाइमली रिलेशनशिप देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पर रिलेशन ना मिले तो भी बहुत अच्छी बात नहीं। अब मान लो एक लड़का है 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का, उसे परमात्मा का आशीर्वाद स्वरूप किसी ऐसी लड़की से उसका रिलेशन बनता है जिससे उसकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाता है। प्रेममय जीवन ये साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है। तो यहां पर मैं कहूंगा एक सही उम्र में सही जीवन साथी मिलना, एक सही रिश्ता मिलना, ये परमेश्वर का ही आशीर्वाद है। पर रिश्ता तो मिला 40 साल की उम्र में जाके, 42 साल में, 45 साल में, आधी उम्र तो हमारी वैसे ही निकल गई। अब वो रिश्ता मिला जैसा मिला, ऐसी उम्र तक आते आते व्यक्ति बहुत कंप्रोमाइज वे में आ जाता है और वो कहता है बस मिला तो सही, चला लो। तो रिश्ते का जो भविष्य है वो वैसे ही मामला गड़बड़ा जाता है। परंतु जब भी सप्तम भाव पीड़ित होगा, जो रिश्ता कायम होगा वो मधुर संबंध नहीं देगा। भावेश, भावेश जो है ये उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी कि कितने लंबे समय तक वो रिश्ता हमारा साथ दे सकता है। ये इस बात को भी इंडिकेट करता है 7th लॉर्ड कि कितना अच्छे से वो रिश्ता निभाएंगे। एंड लास्ट कारक, फिर से लिख देते हैं, भाव, भावेश और कारक। अब रिलेशनशिप का कारक ग्रह पुरुष की कुंडली में शुक्र होता है और लाल किताब के अनुसार तो लड़की की कुंडली में भी रिलेशनशिप का ग्रह शुक्र ही होता है। तो हम ये मान लेते हैं भाई रिलेशनशिप का ग्रह तो शुक्र ही है। अब जब हम एज ए कारक शुक्र का अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल हमें इंडिपेंडेंटली शुक्र को देखना होगा। यानी अब यूं नहीं देखेंगे कि ये किस भाव का स्वामी है, किस भाव का नहीं है। अब सपोज करो यही शुक्र हमारी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में बैठ जाता है। वैसे तो 12वां भाव कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी शुक्र का 12वें भाव में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र 12वें भाव में बलवान होता है और उसे कोई दोष नहीं होता। तो यहाँ पे शुक्र का बैठना बहुत अच्छा हो गया। तो अब हम ये नहीं कहेंगे जी ये दूसरे भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है, ये यहाँ बैठा, नहीं। शुक्र इंडिपेंडेंटली हम कहेंगे 12वें भाव में बैठा है, वह बलवान है या कमजोर है, हम सिर्फ यही देखेंगे। अगर जैसे शुक्र 4th भाव में बैठे
तो यहाँ शुक्र दिग्बली हो जाता है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है। पर उसके विपरीत अगर शुक्र छठे भाव में बैठ जाए तो कहेंगे शुक्र नीच राशि में बैठ गया, वो भी छठे में बैठ गया, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। कारक का मतलब क्या है? कारक का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब आप किसी चीज की चाहत रखते हैं, आप किसी चीज की डिमांड करते हैं, आप किसी चीज की इच्छा करते हैं उसे प्राप्त कर लेने की, तो पहली शर्त वो इस संसार में वो चीज होनी चाहिए और प्रैक्टिकली आप उसे ले पाने में सक्षम होने चाहिए, तो ही तो चीज मिलेगी। सपोज करो आपकी जेब में 2 लाख रुपए हैं और आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, जो कि आपके शहर की बाजार में ही अवेलेबल है। वो फ़ोन आप जाते हैं, 1.5 लाख देते हैं और लेके आ जाते हैं। यानी कि कारक ग्रह अगर कुंडली में अच्छा बैठा है तो जो चीज की आप डिमांड कर रहे हैं वो अवेलेबल होगा, वो उसे प्राप्त हो जाएगी। तो कारक क्या है? प्राप्ति करवाता है। शुक्र अगर अच्छा है तो प्रेम की प्राप्ति करवाएगा, रिलेशनशिप की प्राप्ति करवाएगा। अगर शुक्र ही अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप की प्राप्ति कैसे होगी? कारक जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे चांस हैं आपको एक अच्छा रिलेशन और उस रिलेशनशिप की लॉन्जेविटी अच्छी होगी। हमारा टॉपिक क्या था आज का? टॉपिक था कि रिश्ते का भविष्य क्या होगा। तो रिश्ते का भविष्य हम भाव, भावेश और कारक के द्वारा सुनिश्चित कर लेते हैं। इसी चीज को हम आगे चल करके D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली में भी अध्ययन करके पता कर सकते हैं। नवमांश कुंडली कैसे देखेंगे? नवमांश में यदि आपका मान लीजिए ये D9 चार्ट किसको बना लेते हैं कि ये D9 चार्ट है, D1 हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, D9 चार्ट मान लेते हैं। अब मान लो अगर शुक्र ग्रह जो कि आपके रिलेशनशिप का कारक है अगर अच्छी जगह बैठ गया, अगर शुक्र इन जगहों पर बैठा है, शर्त एक ही है कि वह नीच राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो, यानी कि कन्या राशि। नंबर 6 की राशि में शुक्र यहां नहीं होना चाहिए इन भाव में, पहली शर्त। दूसरी, किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो। अब मान लीजिए शुक्र बैठा तो बहुत अच्छा है, चौथे में बैठा है, पहले में बैठा है, पर राहु जी महाराज बिठा दिए, शनि बिठा दिया, मंगल बिठा दिया, केतु बिठा दिया। अगर ये पाप ग्रह बैठेंगे नवमांश में, नवमांश क्या दिखाता है? नवमांश आपकी इनर फीलिंग को दिखाता है कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में एक तो होता है कि जैसा दिखाई दे रहा है सभी को, हो सकता है वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जो वह व्यक्ति अंदर से क्या फील कर रहा है उस रिश्ते के बारे में, वह नवमांश से ही पता लगता है। तो नवमांश जो है आपका, ये जो D9 चार्ट है,
वो इनर फीलिंग है, इनर फीलिंग, आंतरिक रूप से आप क्या फील कर रहे हैं, ये नवमांश कुंडली बताती है। अब इसी को अगर हमने देखा, अगर ये चीज नहीं बनी हुई तो रिलेशनशिप का भविष्य सुखद होगा। सिर्फ नवमांश में क्या देखना, कारक देख लो। वैसे देखने को तो सप्तम का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट देख लो, पर मैं तो सिंपल सूत्र बताता हूं भाई, कारक देख लो। नवमांश में कारक की स्थिति अगर अच्छी है, रिलेशनशिप का भविष्य अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। तो मित्रों, ये था आज का टॉपिक कि हमारा रिश्ता कैसा चलेगा कैसा नहीं। अब बात आती है, अगर प्रॉब्लम है तो क्या उपाय करें। नंबर 1, अगर 7th हाउस बिगड़ा हुआ है, और बिगड़ने के मैंने रीजन बताए, तो 7th हाउस में बैठने वाले ग्रह का दान करें। जो भी ग्रह बैठा है, अगर सप्तम भाव में बैठा है तो उस ग्रह का दान करें। मान लीजिए सूरज बैठा है सप्तम भाव में यहां पर, और ये सूर्य बैठ करके प्रॉब्लमेटिक है मैरिज के रिलेशनशिप में या पति पत्नी के रिलेशनशिप में, तो सूर्य के चीजों का दान करना है। दूसरा, उस ग्रह का उपवास करें, उस ग्रह का उपवास करें। सेकंड, 7th लॉर्ड भावेश, इसका क्या करें, इसकी ताकत बढ़ाएं। एनहांस द पावर ऑफ 7th लॉर्ड। सप्तम भाव के स्वामी की ताकत बढ़ाएं। मान लीजिए ये वृष लगन की कुंडली है और मंगल सप्तम का स्वामी है, और मंगल बैठ गया यहाँ पर, बैठ गया तीसरे में, नीच राशि में चला गया। अब ये तो कमज़ोर हो गया, 7th का लॉर्ड कमज़ोर हो गया, तो इसकी ताकत बढ़ाएं। मंगल है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के साथ साथ मंगलवार का उपवास भी आप कर सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में मूंगा धारण करना, पर ये ध्यान से ये एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में ही पहने, नहीं तो ये मार्केश भी है सप्तम भाव का स्वामी, कभी कभी दिक्कत भी दे सकता है। तो सोच समझ करके, दशाओं का विश्लेषण करके, नवमांश की स्थिति देख के ही रतन धारण करना है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कारक के साथ गड़बड़ है, और कारक रहेगा हमारा शुक्र, वीनस, शुक्र को बलवान बनाने के लिए बहुत से कार्य कर सकते हैं। पहली बात तो, जिनका भी शुक्र नवमांश में खराब है या D1 में खराब है, उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। कोई भी संसार की स्त्री है वो उसके लिए सम्मानित होनी चाहिए, उसका नज़रें खराब नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, शुक्र इससे खराब होता है। दूसरा, माँ लक्ष्मी की उपासना करना, माँ भगवती की उपासना करना शुक्र के लिए उत्तम है। हर शुक्रवार को आप दही, इत्र, कपूर, सुगंधित फूल और सफ़ेद रंग की मिठाई, ये माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के आप अर्पित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गौ सेवा। हाँ, हीरा भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहना जा सकता है तो डायमंड भी पहना जा सकता है, पर ये जब भी रतन धारण करें अंडर गाइडेंस में ही करें, अपने आप से स्टेप ना उठाएं। और उपाय भी अपने आप से नहीं करने चाहिए, गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। तो बेटर है एक अच्छे एक्सपर्ट्स की एडवाइस के अनुसार ही काम करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं। धन्यवाद।